हेलो नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है सर्बिया और कोसोवो का कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा माना जा रहा है, एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं या वर्ल्ड ऐसा मान रही है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद अब ये दोनों देश भी आपस में लड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वॉर स्टार्ट हो सकता है, एक दूसरा युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। क्या है पूरी स्टोरी, क्या है सर्बिया और कोसोवो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न, क्यों दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस न्यूज़ को बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में जगह दी गई है, जैसे कि द गार्डियन, अल जजीरा एंड ऑल। मैंने उन न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स की कटिंग्स भी लगाई हैं, आप जैसा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गार्डियन ने भी बनाया है, लिखा है कि सर्बिया पुट्स ट्रूप्स ऑन हाई अलर्ट एज टेंशन विथ कोसोवो राइज। और ये सारे न्यूज़ चैनल्स भी ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को तवज्जो दी है और अपने पेपर में उसको जगह दी है, आप जैसा देख सकते हैं। ओके, अब मुद्दा ये निकल के आता है कि एग्जैक्टली सर्बिया और कोसोवो के बीच में लड़ाई क्यों हो सकती है और इन दोनों के बीच में फाइट क्यों चल रहा है, क्या है रीज़न इसके पीछे। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसके इशू को समझना इतना इजी नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सारी जानकारी दे सकूं और आप ये सारी चीज़ों को ईजिली समझ सकें। ये जो पूरी पिक्चर है, ये जो अगर ये पूरी फिल्म है, अगर सपोज कीजिए, तो इसके ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर से हमें जान पहचान बनानी पड़ेगी, उन कैरेक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कोई फिल्म होती है, उसमें फर्स्ट जब मूवी स्टार्ट होती है तो कोई भी फिल्म डायरेक्टर क्या करता है कि किसी भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करता है शुरुआत के कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में, फिर कहानी को आगे बढ़ाता है। तभी आप उस कहानी से जुड़ पाते हैं, उस कहानी को समझ पाते हैं। द सेम वे हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो सबसे पहला कैरेक्टर है रशिया, यूएसएसआर इनफैक्ट। ओके, तो अब आप बोलेंगे साहब ये यूएसएसआर पिक्चर में कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यूएसएसआर एग्जैक्टली है क्या। यूएसएसआर सोवियत संघ है जो कि 1991 में 15 देशों में टूट गया था। यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह, जिसमें जो रशिया वाला एरिया था वो सबसे बड़ा एरिया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रशिया का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्रेन है, बेलारूस है। तो रशिया हो गया और बेलारूस, ये दोनों काफ़ी चड्डी बड्डी किस्म के लोग हैं। जैसे कि आपने कब, मुझे जहाँ तक याद है, जब से मैंने सुना है रशिया का प्रेसिडेंट एक ही इंसान है, पुतिन। ऑल्दो आई लव दैट गाय, मुझे बंदा वो बहुत पसंद है, बट आपने हमेशा देखा होगा कि वहाँ पे पुतिन ही वहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं। कम से कम पिछले 10 सालों से तो आपने सुना ही होगा। उसी तरह अगर आप बेलारूस की बात करेंगे तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो है लुकाशेंको। तो आप बोलेंगे सर क्या राहुल ऐसी बात है कि वहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है बेलारूस में कि कोई लुकाशेंको को ना हटा सके। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन ये इतना बड़ा डिक्टेटर है कि ये सामने वाले को किसी न किसी कारण से या तो जेल में डलवा देता है या किसी न किसी कारण से उसकी उम्मीदवारी ही ख़त्म कर देती है, कर देता है लुकाशेंको। रिसेंटली न्यूज़ आई थी जब प्रेसिडेंशियल चुनाव हो रहा था बेलारूस में कि स्वेतलाना करके कैंडिडेट थी जो इसके खिलाफ खड़ी थी और उसके जीतने के आसार काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसको लाइफ टाइम के लिए उसको जेल में डाल दिया सेडेशंस के चार्जेस लगा के। तो दैट इज़ द लुकाशेंको और वो पुतिन के इशारे पे ही चलता है। ठीक है,
तो ये थी कहा पहला कैरेक्टर यूएसएसआर, जो कि 1991 में टूट गया था। कितने देशों में? 15 देशों में। रशिया का एरिया सबसे ज़्यादा है और छोटे छोटे कंट्रीज हैं जैसे कि बेलारूस हो गया, लिथुआनिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, राइट। और ये जो पूरा यूएसएसआर है ना, वो एशिया और यूरोप दोनों ही जगह उसका क्षेत्रफल है ना पाया हुआ है। तो इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए आपको मैप के साथ चलना पड़ेगा, यानी कि आपको मैप के साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। आप जब तक मैप नहीं समझेंगे तब तक आप वर्ल्ड न्यूज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैप को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पूरी स्टोरी मैं आपको मैप के थ्रू ही समझाऊंगा और मैं मैप को कैसे देखना है, कैसे उसको समझना है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूँ आपको वो चीज़ें ईजिली समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर यूएसएसआर था, वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, दूसरा है आपको धर्म, रिलीजन। अगर मैं धर्म बोलता हूं तो धर्म को रिलीजन नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलीजन कभी कहीं ना कहीं कॉम होता है, धर्म इज द वे ऑफ द लाइफ। तो धर्म मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसको रिलीजन बोलूँगा। ठीक है, तो जैसे कि सनातन इज द धर्म, इट इज़ नॉट द रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ द लाइफ, करेक्ट। और धर्म डिफरेंट होता है, रिलीजन दूसरा होता है जिसको कॉम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि क्रिश्चियनिटी कितने प्रकार की है, कितने भागों में टूटा हुआ है क्रिश्चियनिटी? ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्रिश्चियनिटी जो मूल रूप से 3 भागों में टूटा हुआ है। ठीक है, एक है द कैथोलिक चर्च। द कैथोलिक चर्च ये काफ़ी आधुनिक है। कैथोलिक चर्च जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक सोच का होता है और जो इसके जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं विश्व में। जैसे कि यूएस, यूके वगैरह जगह पे जो क्रिश्चियंस लोग आपको दिखते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो कैथोलिक चर्च को मानने वालों की है। और कैथोलिक चर्च वाले जो लोग होते हैं वो 25 दिसंबर को, हाँ जी, जो आज 29 है, 4 दिन पहले गुजरा है, 25 दिसंबर को वो क्रिसमस मनाते हैं, यानी कि जो जीसस है उनका जन्मदिन मनाते हैं उस दिन वो। और दूसरा टाइप है आपको ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो पुराने रीति रिवाज के साथ आगे बढ़ता है क्रिश्चियनिटी के, और वो 25 दिसंबर को वो क्रिसमस नहीं मनाता, वो 7 जनवरी को मनाता है। कैसी लगी ये न्यूज़ आपको? यस, रशिया में जो जितने क्रिश्चियंस हैं वो उसमें जो मेजॉरिटी है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वालों की है। इसलिए वहाँ पे जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर के जगह 7 जनवरी को मनाया जाता है। एक और आपको अपडेट दे दूँ कि यूक्रेन में भी जो जितने लोग हैं वो आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को ही मानने वाले हैं मैक्सिमम। लेकिन इस बार और यूक्रेन में भी और रशिया में भी दोनों ही जगह 7 जनवरी को ही क्रिसमस मनाया जाता था, लेकिन इस बार ड्यू टू दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर 25 दिसंबर को ही यूक्रेन में इस बार सेलिब्रेट किया गया है। मुझे इस पे वीडियो बनाना था लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया, इसलिए मैं इसको 7 जनवरी को बनाऊंगा इस वीडियो को, कि टाइप्स ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या है, यूक्रेन में क्या मनाया जाता था, इस बार 25 जनवरी को क्यों बनाया गया, रशिया में ना कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, सारी चीज़ें मैं ना आने वाले 7 जनवरी को मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और एक तीसरा ये क्रिश्चियनिटी है। तो ये 3 टाइप के क्रिश्चियनिटी होती है। ये हो गया कैरेक्टर नंबर 2। ठीक है, अब हम तीसरे कैरेक्टर पे चलते हैं, ऑटोमन एम्पायर। अब आप बोलेंगे ये क्या राहुल, आप मुझे इतने पीछे लेकर क्यों जा रहे हैं? ऑटोमन एम्पायर तो भाई 14वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, 20वीं शताब्दी जाके ख़त्म हो गया था। नहीं, अगर ये पूरी स्टोरी समझना है सर्बिया और कोसोवो की तो ऑटोमन एम्पायर को, यानी कि थर्ड कैरेक्टर को भी आपको समझना पड़ेगा। ऑटोमन एम्पायर का राइज जो हुआ था वो उसका जो उदय हुआ था वो 14वीं शताब्दी के वक्त हुआ था और वो 20वीं शताब्दी तक आते आते ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। जो हमारे वर्तमान का जो टर्की है
वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हुआ था। वो काफ़ी पावरफुल था, शक्तिशाली वो एम्पायर था। वो एम्पायर का रेज, उसका फॉल डाउन, सारा कुछ एक अलग ही इतिहास है। उसको मैं किसी और सेशन में कवर करूँगा, वो 2-3 घंटे की सेशन हो जाएगी। मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा और बहुत जल्द है ना अपलोड कर दूँगा हम इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर, आप जो रेड कलर का ये सब देख रहे हैं ना, ठीक है, ये सारा सब जो था ना वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। और जो हमारा जो अभी का जो एरिया है टर्की, वहाँ पर ही ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड कैरेक्टर। तो मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। पहला कैरेक्टर क्या था? यूएसएसआर, ये जो कि 15 देशों में टूट गया, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर था आपका क्या? दूसरा कैरेक्टर था ये कैथोलिक धर्म कितने प्रकार का होता है? कैथोलिक चर्च है आपको, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और तीसरा ये है। फिर एक हुआ ऑटोमन एम्पायर, और ऑटोमन एम्पायर के में कौन से धर्म के लोग रहते थे? मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे। तो यहाँ पर भी रिलीजन आ गया ना। तो धर्म इज द सेकेंड कैरेक्टर, और थर्ड कैरेक्टर आपको ये ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है। फोर्थ, अब कहानी को थोड़ी सा शुरू करते हैं। ये यहाँ तक आया हमारा कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। 2014 में चलते हैं। 1991 में 1991 में यूएसएसआर टूट गया था 15 देशों में। कितने देशों में टूटा था? 15 देशों में, जिसमें यूक्रेन वॉज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। और रशिया सबसे बड़ा देश उभर के आया इस यूएसएसआर विघटन में, ठीक है। यूक्रेन के पास एक एरिया है, आप यहां पर देख रहे हैं। अब आप यहां पे नहीं देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा अगले मैप में दिखाता हूं। ये है आपका यूक्रेन, इसकी राजधानी कीव है। ये रशिया हो गया जो कि भारत का मित्र है। और यूक्रेन का एक एरिया था क्रीमिया। क्या था? क्रीमिया। उसके साथ क्या हुआ कि 2014 में रशिया ने इस पे कब्जा कर लिया, क्रीमिया को। आई बात समझ में? 2014 में क्या हुआ कि रशिया ने क्रीमिया को अपने कैप्चर में ले लिया यूक्रेन से, ठीक है। जिसको हम लोग रिपब्लिक ऑफ जिसे हम लोग है ना रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया भी कहते हैं। बट अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो वहां पे लिखा है द रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया इज एन अनरिकग्नाइज्ड फेडरल सब्जेक्ट ऑफ रशिया लोकेटेड इन क्रीमियन पेनिसुला, ठीक है। इसे ना इंटरनेशनली अनरिकग्नाइज्ड किया गया, यानी कि जो इंटरनेशनल यानी कि सारे विश्व के जो लोग हैं इसको रशिया का पार्ट नहीं मानते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई बात समझ में नहीं आ रही, ये यूक्रेन का पार्ट था, ठीक है। रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, तो इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पास हम इस विश्व में एक यूनाइटेड नेशन करके एक संगठन बना जो किसी भी देश को सर्टिफिकेट देता है कि आप इंडिपेंडेंट कंट्री हैं या नहीं हैं। विश्व में शांति बनाए रखने का वो लोग आडंबर भी करते हैं, ठीक है, कि हम वहाँ पे एक पीस लाएंगे विश्व में। लेकिन वो क्या करते हैं, एवरीबडी नोज इट, राइट। वो एक अलग ही टॉपिक है डिस्कशन के लिए। तो यूएन में कितने देश पार्टिसिपेटेड हैं एक्टिव? 193 कंट्रीज में से सारे कंट्रियों ने, मैक्सिमम कंट्रियों ने क्रीमिया को रशिया का पार्ट ही नहीं माना। इस कारण से इंक्लूडिंग यूएस, यूके, फ्रांस एटसेट्रा कंट्रीज। तो रशिया को इस बात पे गुस्सा आया, ठीक है। ये हो गया कहानी का थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट। अब हम चलते हैं आगे, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब आप बोल रहे होंगे बात यहाँ पे सर्बिया की हो रही थी, कोसोवो की हो रही थी,
ये क्या कर रहे हो, रशिया बता रहे हो, ऑटोमन एम्पायर बता रहे हो, कभी धर्म मतलब रिलीजन्स के बारे में बता रहे हो कि मुस्लिम रिलीजन क्या है, या फिर ना वो, या फिर है ना क्रिश्चियनिटी कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इनको समझना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगी। अगर यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी तो आगे जो बताऊंगा वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। अगर आपको बातें ये सब सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ गई है तो कृपया इस जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। ओके, ये देखिए, ये जो मैप है, मैंने बोला था ना इस पूरे स्टोरी को समझने के लिए आपको मैप समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये है आपको सर्बिया, राइट, ये सर्बिया है, ये कोसोवो है। मैप में समझिए, ये सर्बिया है, ये कोसोवो है, ठीक है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे 7th 8th में, तब वहाँ पे एक वर्ड होता था हमारे पास, लैंड लॉक कंट्री। वैसे मैं आगे शुरू करूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी का हिंदी क्या होता है? भूगोल। इसका यानी कि अगर आप उस दोनों को, अगर आप उसका संधि विच्छेद करते हैं तो भू मतलब धरती, और गोल का मतलब राउंड शेप, यानी कि धरती राउंड शेप की है। जो बाकी जगह अगर आप नॉर्स माइथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे धरती को चपटा माना जाता था, और बाकी क्रिश्चियनिटी वगैरह हर एक जगह है ना धरती को चपटा माना जाता था, लोगों को फांसी में चढ़ा दिया जाता था कि नहीं धरती गोल हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर जब आप हमारे पुराणों को, ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमेशा ग्रहों की बात हुई है, तारों की बात हुई है, वहाँ पे उन लोगों को गोला बताया गया है। इसीलिए हमारे पास जो अपने धरती को जानने के लिए हमने जो सब्जेक्ट बनाया, अपने हर एक चीज़ को समझने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया ज्योग्राफी, उसका नाम ही था भूगोल, क्योंकि हमारी धरती गोल है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा एडवांस्ड थे हर एक चीज़ों में, अभी भी हैं इनफैक्ट। ओके, टॉपिक वो नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये है देखिए, ये सर्बिया है, ये है कोसोवो। कोसोवो के आजू बाजू के कंट्रीज देख लीजिए, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, राइट। यानी कि किसी भी इस कोसोवो के आजू बाजू में कहीं पर भी समुद्र नहीं है। ऐसे कंट्री को क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री, या फिर ऐसे एरिया को कहते हैं लैंड लॉक एरिया। आप इसको इस वे में समझिए, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के चारों बगल कौन कौन से स्टेट्स हैं? चारों तरफ कौन सा है? मतलब कि यूपी है, फिर आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे हैं, राइट। लेकिन दिल्ली के आजू बाजू में समुद्र नहीं है, तो ऐसे स्टेट को क्या कहेंगे? लैंड लॉक स्टेट। लेकिन चेन्नई को क्या कहेंगे? तमिलनाडु को, उसके बाजू में समुद्र है तो लैंड लॉक स्टेट वो नहीं कहलाएगा। या फिर महाराष्ट्र लैंड लॉक स्टेट नहीं कहलाएगा क्योंकि उसके आजू बाजू में समुद्र है, ठीक है। ओके, तो ये सर्बिया और कोसोवो है, ठीक है। तो शुरुआत में 2018 से पहले की बात करूं तो सर्बिया सब जो है वो पार्ट हुआ करता था एक देश का जिसका नाम था यूगोस्लाविया। आप बोलेंगे साहब ये यूगोस्लाविया का है, मैं तो मैप में कहीं नहीं देखता। आप नहीं देख सकते यूगोस्लाविया को, आप गूगल कर सकते हैं। यूगोस्लाविया भी यूएसएसआर की ही तरह 1991 में टूट गया था कई देशों में, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट था आपको सर्बिया। कौन सा था? सर्बिया। यानी कि जब 1991 में जब यूगोस्लाविया टूटा तो कंट्री बहुत सारी निकली, उसमें से एक कंट्री था सर्बिया। लेकिन उस वक्त 1991 में कोसोवो करके कंट्री नहीं थी। क्या नहीं थी? कोसोवो करके ये कंट्री नहीं थी। अब आपका सवाल ये होगा तो फिर कोसोवो कहाँ से पिक्चर में आ गया? इसके लिए मैंने आपको कहानी में एक कदम और बढ़ना पड़ेगा, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस तरफ। आप इस मैप को देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, यहाँ पे कोसोवो है, सर्बिया है, यहाँ पे अल्बानिया भी है, राइट। और जब आप इधर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टर्की है। क्या है यहाँ पे? टर्की। और टर्की में क्या था पहले 14th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक? ऑटोमन एम्पायर।
और ओटोमन अम्पायर ने विश्व को जीतने का जैसे कसम ही खा रखा था, आसपास के हर एक देशों में वो हमेशा आक्रांत, वो एज ए ना मतलब आक्रमण करता ही रहता था। तो ओटोमन अम्पायर ने सर्बिया वाले एरिया में, अल्बेनिया वाले एरिया में आक्रमण किया था 1350 से 1400 ईस्वी के बीच में। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जो टर्की के जो मुस्लिम्स थे, जो टर्की यानी कि टर्की उस वक्त कौन था, ओटोमन अम्पायर, वहां के जो मुस्लिम्स थे वो आके यहाँ पे रहने लगे अल्बेनिया के ऊपर, सर्बिया के नीचे, यानी कि इस वाले एरिया में। उस वक्त भी वो क्या था, सर्बिया वाले एरिया में वो लोग रहते थे, यही है वो एरिया। अब इसको समझने के लिए मैं आपको अपने देश में लेकर आता हूं, इंडिया में। आप इसको इस वे में समझिए, कश्मीर में पहले कौन रहते थे, हिंदू। फिर विदेशी आक्रांताएं आए, वहाँ पे आके कन्वर्जन करना स्टार्ट करा दिया, हिंदुओं का कत्लेआम मचा दिया, लोभ से, धन से, येन केन प्रकारेण उन्होंने सबको कन्वर्जन कराना स्टार्ट किया। और वहाँ पर आज जो हिंदू पहले मेजॉरिटी में होता था, आज वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं। द सेम वे इस वाले एरिया के जितने मुस्लिम्स थे, जहाँ पे पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग रहते थे, उन लोगों को कन्वर्जन कराना स्टार्ट कर दिया, अपना रिप्रोडक्शन रेट हाई कर लिया। आज वहाँ पे जो कोसोवो वाले एरिया में जो मुस्लिम्स थे, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, वो मेजॉरिटी में हो गए और माइनॉरिटी में हो गए आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस लोग। 2008 की मैं आपको अब पास्ट में थोड़ा सा और लेकर चलता हूं, और मैं आपको 2008 में लेकर चलता हूं। 2008 में क्या हुआ कि यहाँ के जो मुस्लिम्स लोग थे, उन्होंने बोला कि हम इस एरिया को कोसोवो कहेंगे और इसको एज ए मैं इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करता हूँ। पॉइंट फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 2008 में आपको लेके चलता हूँ। 2008 में कोसोवो के मुस्लिम्स, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बोला कि मैं इस कंट्री को एज ए इस एरिया को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री में डिक्लेयर करता हूं। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक थिंग ये हुआ कि इसको यूएन से सर्टिफिकेट भी मिल गई। यूएन में कितने लोग हैं, 193 कंट्रीज हैं। 100 प्लस कंट्रीज ने वहां पे इसको अप्रूवल दे दिया है, सपोर्ट दे दिया है, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, फ्रांस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेकिन इसको रिकॉग्निशन किसने नहीं दिया है। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, अगर इस यूएस को किसी ने सपोर्ट दे दिया, यूएन ने, यूके ने किसी को सपोर्ट कर दिया, तो उसके विपक्ष में कौन खड़ा होगा, रशिया। और रशिया अगर खड़ा होगा तो उसके साथ कौन आएगा, चाइना, इंडिया। क्योंकि इंडिया ने भी कोसोवो को अभी तक सपोर्ट नहीं किया है, उसको अप्रूव नहीं किया है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। अब आप बोलेंगे क्या इंडिया क्या यहाँ पे सर्बिया के साथ है, हाँ भी ना भी, क्योंकि इंडिया खुलेआम कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में जाके अपनी बातें नहीं रखता है या किसी को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर उसने इसको रिकग्नाइज नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ही इज सपोर्टिंग सर्बिया, और मेरे समझ से वो भी सही है। ठीक है, तो ये रीज़न है सर्बिया और कोसोवो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की। अब आप बोलेंगे कि रशिया सर्बिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है, 2-3 रीज़न हो सकते हैं उसके। पहला कि यहाँ पर भी, सर्बिया में भी मैंने आपको बोला था रिलीजन के बारे में, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, और रशिया में भी मेजॉरिटी कौन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस लोग, राइट। सेकेंड पॉइंट, 2014 में जब इसने क्रीमिया को कैप्चर किया तो बाकी देशों ने तो सपोर्ट नहीं किया रशिया को, उसको रिकग्नाइज नहीं किया, वो इंटरनेशनली अनरिकग्नाइज्ड है। लेकिन वही सारे लोगों की हिपोक्रेसी देखिए, उन्हीं सारे देशों की हिपोक्रेसी देखिए, उन्होंने कोसोवो को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया है, उसको सपोर्ट भी दिया है। तो रशिया इसीलिए आके सर्बिया को सपोर्ट करता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और मैं खड़ा हूँ साथ में तो चाइना भी तेरे साथ खड़ा है, इंडिया भी तुझे सपोर्ट करेगा।
ठीक है, तो ये रीज़न है, आपको मेन रीज़न है सर्बिया और कोसोवो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के। तो ये था अब तक की स्टोरी कि सर्बिया और कोसोवो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है। अब रिसेंट न्यूज़ क्या है कि इन दोनों के बीच में वॉर हो सकता है। अब हम उसके तरफ चलते हैं, ऐसा क्यों है अभी। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब इनके बीच के जो मेन इशू है उसको समझने के लिए मैं आपको अपने देश में लेकर चलता हूँ। आप सपोज कीजिए कि दिल्ली की कार है, वो राजस्थान भी जा सकती है, यूपी भी जा सकती है, हरियाणा भी जा सकती है, पंजाब भी जा सकती है, हिमाचल प्रदेश भी जा सकती है। द सेम वे एंड वाइसी वर्सा, वहाँ की गाड़ियाँ यहाँ पे भी आके चल सकती है। द सेम वे सर्बिया की गाड़ी, इसके नंबर प्लेट की गाड़ी, सर्बिया के नंबर प्लेट की गाड़ी कोसोवो में आराम से घूमती फिरती है, और कोसोवो की नंबर प्लेट की गाड़ी यहाँ पर भी आराम से घूमती फिरती है। नो प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, ओके, नो प्रॉब्लम अगेंस्ट दिस, ओके। लेकिन जो कोसोवो की जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने रूल पारित किया है कि जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, कोसोवो में रहने वाले लोग हैं जिनके पास सर्बियन नेम प्लेट की गाड़ियाँ हैं, उसको आप कन्वर्जन करा दीजिए कोसोवो में, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करा लीजिए किस में, कोसोवो नेम प्लेट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोसोवो है, ये आपका सर्बिया है। यहाँ पर एक हाईलाइटेड कलर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो कोसोवो में भी यहाँ पर जो मेजॉरिटी किसकी है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस लोगों की है, ठीक है। बीच बीच में भी छिटपुट यहाँ पे लोग रहते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स मतलब कि क्रिश्चियंस हैं, और वो अपने आप को सर्बियंस मानते हैं। इन लोगों ने बोला कि भैया तुम चालान काट दो, मेरी गाड़ी जब्त कर दो, मैं अपना नंबर कन्वर्ट नहीं कराऊंगा कोसोवो वाले नेम प्लेट में। अब उन लोगों ने जाके कर दिया रोड जैम। अब सर्बिया को इन लोगों का सपोर्ट मिल गया। अब दोनों के बीच में तनातनी हो गई, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जैसा माहौल हो गया। तो इसका बीच बचाव करने के लिए यूरोपियन कंट्री जर्मनी यहाँ पर आया। वहाँ पे आके कोसोवो के सत्तारूढ़ पार्टी को आके जाके बोला कि भाई सुन, ये वाला जो है ना नंबर प्लेट वाला जो रूल जो तुमने पारित किया उसको वापस ले लो। और यहाँ के भी लोगों से बोला कि अब जो तुम न्यू कार लोगे वो प्लीज़ तुम कोसोवो वाले नंबर से ही लेना, ठीक है। फिर वो चला गया। हालत थोड़ा सा सुधर गई, लेकिन चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हैं, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि सिचुएशन काफ़ी हाई हो गया है। वॉर हो सकता है इन दोनों के बीच में। इसीलिए आप देख सकते हैं कि तमाम न्यूज़पेपर वालों ने इसको एज ए अपने ना पेपर में जगह दी है कि सर्बियन पुट्स ट्रूप्स ऑन हाई अलर्ट एज टेंशन विथ कोसोवो रेज। यहाँ पर भी आप सकते हैं कोसोवो क्लोजेज बॉर्डर क्रॉसिंग एज टेंशंस विथ सर्बिया इंटेंसिफाई, ठीक है। आप ऐसा देख सकते हैं, रोड ब्लॉक किया गया है, मतलब कि बहुत सारी ये ना चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, और ऐसा सोचा जा सकता है या फिर ऐसा पॉसिबल है कि कोसोवो और सर्बिया के बीच में लड़ाई हो सकती है। तो यही था कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और आशा करता हूँ कि ये बातें मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को आपके सामने रखी होंगी, और आप लोगों को भी चीज़ें ईजिली समझ में आई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा, तो कृपया मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो को देख पाए। और साथ ही साथ इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स हमें दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हिस्ट्री की या फिर करंट अफेयर्स की, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं उस पर काम करूँगा और आपके सामने सेशंस फिर से लाने की कोशिश करूँगा। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।